शुभे मिश्र आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कक्षा 9 और 10 का शिक्षक का रिजल्ट जारी कर दिया गया। 98% शिक्षक पास हो गए हैं। परीक्षा में 20,842 शिक्षक शामिल हुए थे और 20,354 शिक्षक पास हो गए। शिक्षक जो पास हुए हैं उनकी सक्षमता परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन भी रहा। 488 शिक्षक सक्षमता परीक्षा में फेल भी हुए। 11 से 12 का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। 97.18% शिक्षक पास होने की खबर मिल रही है। 5,313 शिक्षक पास हुए हैं, जिसमें से 5,467 शिक्षक शामिल हुए थे। इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? जो शिक्षक फेल हुए हैं अब उनके लिए आगे क्या कुछ होगा? देखिए, पहले 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट जारी हुआ था, जिसमें जिला आवंटन को लेकर कई सवाल उठे थे। 6 to 8 में काफी सवाल उठा था, जिसमें संशोधन किया गया और बाकी कई रिजल्ट अभी जो है आना बाकी था। बता दें आपको कि अभी 9th-10th यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 11वीं और 12वीं के जो शिक्षक हैं उनका रिजल्ट आ गया है और जो पासिंग परसेंटेज है काफी बेहतर है। यानी 9th-10th में जो है 98% शिक्षक जो है वो पास कर गए हैं और 9th-10th में सिर्फ 488 जो शिक्षक हैं वो फेल किए हैं। जबकि जो उच्च माध्यमिक है यानी 11वीं और 12वीं में, इसमें भी 97.18% जो है शिक्षक वो पास कर गए हैं। तो 5,467 शिक्षक जो है एग्जाम में अपीयर हुए थे और 5,313 जो है पास कर गए। तो जो भी शिक्षक इम्तिहान दिए थे लगभग सभी लोग पास कर गए हैं। हालांकि जो आवंटित जिला है 11th और 12th का, वो अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। कुछ देर के बाद वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद ये पता चलेगा कि आखिर शिक्षकों को चॉइस की पोस्टिंग हुई है कि नहीं, जिला मिला है कि नहीं। तो ये अभी आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर शिक्षक जो है संतुष्ट है कि नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। फेल शिक्षकों को लेकर भी यही खबर है कि उन्हें 4 और मौके दिए जाएंगे। 4 बार वो और परीक्षा में बैठ सकते हैं और तब जाकर उन्हें नियोजित शिक्षक का दर्जा दे दिया जाएगा। और बिहार के नियोजित शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। शिक्षकों के चेहरे पर यह खुशी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाईकोर्ट का आदेश उन्हें कितनी राहत दे रहा है। दरअसल नियोजित शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा है कि सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए 15 मार्च 2024 को फैसला सुरक्षित रखा था। मंगलवार को जैसे ही हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, शिक्षक खुशी से झूम उठे। आज माननीय उच्च न्यायालय के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। कम से कम ये तो है ना, 20 साल से लोग जो नौकरी कर रहे थे उसको हटा देने का जो साजिश रच दिया गया, उस पर रोक लगा दिया गया है। अब कोई भी नियोजित शिक्षक को सरकार जबरदस्ती हटा नहीं सकती है। जो हमारा प्रमोशन था उसको सरकार खत्म कर दी थी। वो 20 के नियमावली के तहत जो प्रमोशन है उसका लाभ हमको मिलेगा। जिस बात को हम कह रहे थे, हम सरकार को समझा रहे थे और सरकार जो जबरदस्ती थोप रही थी हम पर नियम, उस नियम पर आज माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने जहां नियम 4 को संशोधित करने का फैसला सुनाया, वहीं नियम 12 को भी समाप्त कर दिया। इस फैसले के बाद अब सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होने वाली शिक्षकों की जहां अब नौकरी नहीं जाएगी, वहीं सक्षमता परीक्षा में फेल करने वालों की भी नौकरी नहीं जाएगी। साथ ही अब शिक्षकों को प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा। से एक तरह से किसी तरह का कोई लाभ शिक्षकों को नहीं मिल रहा है, ना शिक्षकों का वेतन मिल रहा है, ऊपर से जबरन तरीके से स्थानांतरण कर भेजा जा रहा है एक जिला से दूसरे जिला, एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड। निश्चित रूप से जब सैलरी बढ़ेगी नहीं, प्रमोशन होगा नहीं, तो फिर बेवजह की परेशानी लोग क्यों। नियोजित शिक्षकों को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सरकार का पक्ष भी सामने आया है। बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे कोर्ट लगभग हर मुद्दे पर सहमत था। कुछ भ्रम के हालात बनाए जाने की कोशिश की गई, जो गलत है। सरकार पूरी तरह नियोजित शिक्षकों के साथ है।
जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक सेवा नियमावली 2023 है, वो उसी वक्त बनी थी और उसमें ये स्पष्ट है कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लेंगे या उस परीक्षा में फेल कर जाएंगे, वो नियोजित शिक्षक ही बने रहे। कोर्ट ने कहा कि नहीं, परीक्षा होगी, लेकिन अगर परीक्षा में फेल करते हैं या नहीं अपीयर होते हैं तो उनको हटाया नहीं जाएगा। तो हटाने का तो कभी फैसला ही नहीं हुआ था। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा 2024 के पहले चरण में प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 6 से लेकर 8 के शिक्षकों के परिणामों की घोषणा कर दी है। इस परीक्षा में कुल मिलाकर 23,873 शिक्षक शामिल हुए थे, जिसमें से 22,941 कैंडिडेट पास हुए। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और किशनगंज से आपको बड़ी खबर बताएं, तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई। सिंगिया हीरा भट्टा के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। एसडीआरएफ के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा, एसडीआरएफ की टीम पर देर से पहुंचने का आरोप लगा है। सीओ मौके पर पहुंचे। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, तालाब में डूबकर 3 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है और इस वक्त सिंगिया हीरा भट्टा के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसडीआरएफ के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा, टीम पर देर से पहुंचने का भी आरोप लगा है। सीओ मौके पर पहुंचे, पूरे हालात का जायजा लिया। अब आगे पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। पटना में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस की सुरक्षा के दावों की पोल खोलकर रख दी है, वो भी महज 34 सेकंड में। 34 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दे दिया गया। वो कैसे, आप भी देखिए। पटना में लूट की बड़ी वारदात, पटना पुलिस नाकाम और बदमाश लूट ले गए 34 लाख। 34 सेकंड में 34 लाख की लूट। सीसीटीवी कैमरे में कैद लूट की ये तस्वीरें पटना पुलिस के सुरक्षा के दावों की पोल खोल रही है, जिसे बेखौफ बदमाशों ने पटना पुलिस को खुली चुनौती देते हुए अंजाम दिया है और महज 34 सेकेंड में 34 लाख रुपए लूटकर खाकी के खौफ को खोखला साबित कर दिया है। देखिए कैसे 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है, वो भी बीच शहर में। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक दोपहर 3:37 पर बाइक सवार अपराधियों ने कार को ओवरटेक कर रोका है और बाइक से उतरते ही हथौड़े से पहले कार के शीशे पर वार किया है और कार का गेट खोलते ही एक बदमाश ने रुपयों से भरे बैग को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि 2 बदमाश बाइक पर ही बैठे हुए थे। जैसे ही बैग हाथ लगा, बदमाश वैसे ही आंखों से ओझल हो गए, जिसकी भनक गर्दनीबाग थाने की पुलिस को भी नहीं लगी। चुनाव को लेकर पूरे बिहार में अलर्ट है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी हुआ है, लेकिन इसमें राजधानी पटना में एक बड़ी घटना घट जाती है इस पेट्रोल पंप पर। ये इलाका जो है, ये जो बाईपास है, न्यू बाईपास, उससे बिल्कुल सटा हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से जो घटना घटी है उससे कई सवाल खड़े होते हैं। 5 की संख्या में अपराधी आते हैं और इस पेट्रोल पंप पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। 34 लाख रुपए लूटकर अपराधी अपने साथ ले जाते हैं। 2 बाइक पर सवार अपराधी इनके कार को घेर कर फायरिंग करने लगे और इनमें से एक अपराधी दौड़कर इनके कार से पैसे भरा बैग लेकर सभी अपराधी भाग निकले। पुलिस सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची, सीसीटीवी अवलोकन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अपराधी 5 थे। 5वां अपराधी पहले से मौका वारदात पर मौजूद था, जो रेकी कर रहा था। इस दौरान जब कार में बैठे एक शख्स ने विरोध किया तो एक बदमाश ने उसके पैर में गोली दाग दी। वो एक गाड़ी आ रही थी पेट्रोल पंप से, कुछ पैसा वैसा जमा करने, बैंक है आगे में, बैंक है, स्टेट बैंक है। वो गाड़ी वाला उनका पीछा करते हुए आया यहाँ पर, वो हाथ में हथौड़ी लिए हुए था, उनके शीशा उसा पर मारा। उसके बाद ड्राइवर गाड़ी का ये खोला, दोनों लिया। उसके बाद उधर एक लड़का आ रहा था, वो चिल्लाया कि चोर चोर आया।
यहीं से फायर कर दिया गया उसको। गर्दनीबाग थाने के पुलिस जब तक फिल्मी स्टाइल में मौके पर पहुंची, तब तक बदमाश थाना इलाके की सीमा को लांघ चुके थे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पटना पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? अगर नहीं तो पुलिस लुटेरों को कब तक गिरफ्तार करेगी? बड़ी लूट के पीछे किस गिरोह का हाथ है? न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे दिया। ऑडियो संदेश के जरिए पीएम ने जिला ब्लॉक के साथ ही पन्ना प्रमुखों तक से सीधा संवाद किया और अपने संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुंचाए। पीएम से संवाद के बाद बीजेपी और एनडीए नेताओं का जोश और भी हाई है। पीएम मोदी ने सीधे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर फीडबैक लिया, जिसमें नवादा की पुनीता बर्णवाल भी शामिल रही। पीएम मोदी ने पुनीता से बातचीत के दौरान कई अहम जानकारी ली। चुनाव की रणनीति को लेकर भी उन्हें टिप्स दिए गए। और आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मेरी तो सब कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है कि गर्मी के दिनों में जब बहुत काम करते हैं ना, पानी बहुत पीना चाहिए। मैं इसे तो अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मैं मोदी जी से कभी बात कर पाऊंगी। किंतु आज मैं हकीकत में उनसे मिली, उनसे बात की, जो कि वाकई मेरे लिए शब्दों से बयान करना मुश्किल है। 7 तारीख को मोदी जी आने वाले हैं नवादा है। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान क्या क्या वो बताया, क्या दिशा निर्देश? जनसंवाद संवाद के कार्यक्रम में अभी हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, बूथ को कैसे मजबूत किया जाएगा, किस तरह से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये सब उन्होंने जानकारी लिया और फिर अपना भी कुछ मार्गदर्शन किए, जिसका हम लोग कोशिश करेंगे पूर्ण रूप से कि आगे बढ़कर सारा कार्यक्रम करेंगे। तो लालू प्रसाद की एक और बेटी रोहिणी आचार्य राजनीति के अखाड़े में उतर चुकी है। रोहिणी सारण से चुनावी मैदान में उतरी है, लेकिन सारण से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी को अभी मालूम ही नहीं कि उनकी टक्कर किससे होने वाली है। राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि आरजेडी एक परिवार की पार्टी है, जिसका आम लोगों से कोई लेना देना नहीं, और ये लोग चुनाव हारे या जीते सिर्फ चुनाव के वक्त ही नजर आते हैं। उसके बाद राबड़ी देवी जी से चुनाव लड़के हम जीते। मुझे 5 साल तक कोई कैंडिडेट नहीं दिखाई दिया जो जनता की सेवा में है। उसके बाद उनके समधी से हमारी लड़ाई हुई। चुनाव के बाद, चुनाव के पहले आए, चुनाव के बाद हमारा कोई संवाद उनसे नहीं बना। तो दरअसल पूछिए, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे ही नहीं, पूरे सारण जिला में किसी को नहीं पता होता कि 5 साल यहाँ पर कौन प्रत्याशी होगा। और मुझे लगता है कि जब नामांकन हो जाएगा तब अगर मुझे प्रत्याशी के बारे में पूछेंगे तो मेरे लिए सहूलियत होगी, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां नहीं है और पारिवारिक पार्टियों में कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसमें हम किसी कैंडिडेट के बारे में कोई चर्चा कर सके, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। वहीं सारण से लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने पर सम्राट चौधरी ने तंज कसा और पूछा कि लालू प्रसाद अपनी बाकी 5 बेटियों को कब मैदान में उतार रहे हैं। सम्राट चौधरी का बयान आते ही आरजेडी का पलटवार भी आ गया और शक्ति यादव ने सम्राट चौधरी से उल्टा सवाल ही कर दिया कि वो अपने परिवार के बाकी सदस्यों को कब बीजेपी में शामिल करा रहे हैं। लालू की दूसरी बेटी जो है वो चुनावी मैदान में उतरी है, रोहिणी आचार्य। देखिए, लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताओ। सतमीर चौधरी जी अपने तिक्रम से विधायक भी बने और मंत्री ही बने राजद में, और अपने बेटा सम्राट चौधरी को भी राजद मंत्री बनवाए। अभी भारतीय जनता पार्टी में उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पत्नी भी जो मां है सम्राट जी के, वो भी विधायक बने। तो बचा हुआ जो बाल बच्चा है वो कब तक बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी विधायक मंत्री? हमको भी चिंता सता रहा है। जितना जल्द से जल्द राजनीति में उतारे, पहले अपना घरवा तो जरा देख लीजिए। और लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य की राजनीति में एंट्री होते ही नेताओं की बयानबाजी बहुत तेज हो गई है। बीजेपी नेता बीके सिंह ने रोहिणी आचार्य पर तंज कसा और कहा है कि सोशल मीडिया की हीरोइन कही जाने वाली रोहिणी आचार्य जनता और समाज की परेशानी नहीं समझ पाएंगी।
राजीव प्रताप रूडी जैसे लोकप्रिय नेता को हरा पाना बहुत मुश्किल है। फेसबुक और ट्विटर की हीरोइन है, तो क्या समझेंगे समाज कैसे चलता है, समाज में क्या काम है, समाज को क्या दिक्कत है। हम लोग को तो कुछ नहीं लगता है कि यहाँ हालत खराब करके रखी। हालत तो उन लोगों का, उनके परिवार का खराब है। जेल जाने की नौबत है, जेल में रहते हैं, बाहर आते हैं। जनता का कैसे काम होना है, इसे वो वापस नहीं है। एक बात बताइए, क्या लगता है राजीव प्रताप रूडी को हरा पाएंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। राजीव प्रताप रूडी जी को हराना बहुत मुश्किल है। बहुत मजबूत है और जनता में काफी लोकप्रिय है। मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद का बीजेपी ने टिकट क्या काटा? अजय निषाद ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। दिल्ली में अजय निषाद को कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और इस मौके पर अजय निषाद ने बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व पर जमकर भड़ास निकाली, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पलटवार कर दिया। तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया कि आपका सर्वे रिपोर्ट गलत था। तो मैंने बताया कि मैं 4,10,000 वोट से चुनाव जीता हूं। तो उन्होंने कहा कि आपका वोट तो है नहीं, सब ऊपर वाले का वोट है। तो मुझे भी किसी का अहंकार तोड़ना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापस पाना है। किसी को फांसी की भी सजा होती है तो उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। सर, मेरा आप टिकट काट रहे हैं, आपने मुझे एक बार पूछा भी नहीं। सीधा सीधा मैंने अखबार टीवी में देखा कि मेरा टिकट कट गया, तो कहीं से निश्चित नहीं है। सर, क्या होता है, मीठा 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 गप गप, तीता तीता थू थू। जब पार्टी बहुत दे तो आप कहते हैं कि पार्टी का बड़ा आशीर्वाद है, न दे तो आप कहते हैं पार्टी ने छल कर लिया। अब बताइए, मुझे 30 साल में भारत सरकार मंत्री, हम तो कोई नेता पुत्र भी नहीं थे, शिक्षक पुत्र। 32 साल में कैबिनेट मंत्री, वो रिकॉर्ड तोड़ना किसी के 10 साल में तो नहीं टूटा। और भागलपुर से एनडीए की ओर से जेडीयू प्रत्याशी अजय कुमार मंडल ने नामांकन कर दिया है। नामांकन के बाद सैंडर्स कंपाउंड में एक विशाल जनसभा हुई, जिसमें बीजेपी, जेडीयू और एलजेपीआर के बहुत बड़े नेताओं ने एक मन से एकजुटता का संदेश दिया। इस मौके पर चिराग पासवान ने जहां पीएम मोदी के लक्ष्य 400 पार को पूरा करने के लिए लोगों का आशीर्वाद मांगा, वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इंडिया अलायंस को भ्रष्टाचारियों की जमात बताकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर बिहार से माफिया राज को खत्म करने का संकल्प भी दोहराया। जी का दिया गया वो लक्ष्य हम सबको संकल्प के भाव से हम लोगों को आगे लेकर जाने की जरूरत है। जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सबको 400 सीटें देश भर में जीतने का लक्ष्य दिया है, तो वही बिहार की 40 सीटें इस 400 में एक अहम योगदान देने वाली हैं। उसके लिए हम लोग को संकल्प। भ्रष्टाचारियों की जामात है और दूसरे तरफ भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने वाले, संकल्प लेने वाले लोगों का इतिहास बदलेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था वो ये है, आज एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र उन्होंने कहा नहीं, करके दिखाया। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबका साथ सबका विकास अपनी योजनाओं के माध्यम से गरीबों के घर तक पहुंचाया है। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, इसको हर हालत में चुनाव के बाद या तो बिहार से बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो जेल के अंदर बंद होना पड़ेगा। ये स्पष्ट है साथियों, क्योंकि अभी पक्षपात का आरोप लग सकता है जिलाधिकारी पर, लेकिन ये कानून हम लोगों ने बना दिया। ये जो माफिया है, बालू माफिया, जो पूरी नदी को सूखने का काम कर रहा है, जो सर गरीबों के बीच में शराब बेचने का काम कर रहा है और जो गरीबों का जमीन लूटता है, उन सब लोगों पे कार्रवाई करने की जरूरत है। और लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने बिहार में 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। भागलपुर से अजीत शर्मा को टिकट दिया गया, जबकि किशनगंज से मोहम्मद जावेद और कटिहार से तारिक अनवर को प्रत्याशी बनाया गया। 3 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान के बाद इन नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है।
तो कटिहार से तारिक अनवर को टिकट दिया गया है, भागलपुर से अजीत शर्मा को टिकट दिया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से इन तीनों ही सीटों पर पहले से ही डिमांड की जा रही थी और आखिरकार अब अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कांग्रेस की तरफ से की जा चुकी है। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने पहले ही प्रमुखता से इन तीनों ही नेताओं का नाम सामने रखा था और आखिरकार हमारी खबर पर मुहर लगी और ये तीनों ही नेता अलग अलग लोकसभा चुनाव अलग अलग क्षेत्रों से लड़ने जा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।